हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी के बारे में कवरअप किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा आपको गुलाम वंश से, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में एक बार डाल दूं दिल्ली सल्तनत के बारे में, क्योंकि अब यहाँ से जो चीज़ें शुरू हो रही हैं वो दिल्ली सल्तनत की शुरू हो रही है, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत में जो राज चलता है दोस्तों वो 1206 से लेकर 1526 तक। 1206 वह पीरियड है दोस्तों जब मोहम्मद गौरी की हत्या होती है, ठीक है, दैमक नामक स्थान पर, ठीक है, खोखरो जनजाति के द्वारा। और 1526 दोस्तों वह पीरियड है जब बाबर हमला करता है पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए, ठीक है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था, ठीक है। तो लोधी वंश के शासक, आखिरी शासक रहता है इब्राहिम लोधी, उससे लड़ा गया था, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पीरियड दिल्ली सल्तनत में आता है। और इसके बीच में यहाँ पे 5 वंश चलते हैं, ठीक है दोस्तों। 5 वंश चलते हैं, कौन कौन से। पहला वंश है दोस्तों गुलाम वंश, ये 1206 से लेकर 1290 तक चलेगा। दूसरा खिलजी वंश दोस्तों 1290 से 1320 तक। तीसरा तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। ये टोटल 5 वंश चलेंगे। डिटेल में हम सारे वंशों को कवर करेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। आज हम पूरे गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी 1206 से लेकर 1290 तक के पीरियड को आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ आप। तो गुलाम वंश देखिए 1206 में जो घटनाएं घटती हैं मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक बार सारे लोगों का नाम बता देता हूं ताकि पढ़ाते समय आपको रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो देखिए पहला जो राजा होगा यहाँ पे कौन सा होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1206 से 1210 तक रहेगा। सन नहीं याद हो रहा है तो आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। इल्तुतमिश अगला होगा 1210 से 1236। के बीच में भी एक दो होते हैं छोटे छोटे, तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही है रजिया सुल्तान 1236 से 1240 और गयासुद्दीन बलबन 65 से 87। ये इंपॉर्टेंट है 4 लोग, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा पुटअप होते हैं। आइए लेके चलता हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। तो इसका शासन दोस्तों 1206 से 1210 तक रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कैसे गुलाम वंश की संस्थापक हो गया है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि मोहम्मद गौरी का ये गुलाम रहता है, ठीक है। और मोहम्मद गौरी ने जब जयचंद से लड़ाई करता है 1194 में, ठीक है, चंदावर का युद्ध, उसके बाद से जो विजित क्षेत्र रहता है वो प्रतिनिधि के रूप में इसको सौंप देता है, ठीक है। क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम है, इसीलिए वंश भी किस नाम से जाना जा रहा है दोस्तों, गुलाम वंश के नाम से, ठीक है। और आगे देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना जब इसने किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो इसने अपनी राजधानी बनाया लाहौर को। दिल्ली को राजधानी ना बना के किसको राजधानी बनाता है दोस्तों, लाहौर को। क्यों बनाता है ये मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको कई नामों से भी जानते थे, जैसे हातिम ताई बोला जाता था, इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था क्योंकि यह दानशीलता इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। इसको कुरान ख्वाह के नाम से जाना जाता था क्योंकि यह कुरान का पाठ अत्यंत सुरीले स्वर में करता था, बहुत सुरीले स्वर में कुरान को गा के बताता था, तो इसलिए कुरान ख्वाह। और लास्ट में इसकी मृत्यु होती है 1210 में। और एक खेल होता है दोस्तों चौगान, जैसे पोलो खेला जाता है घोड़े पर बैठ करना, उस समय ऐसे होता है वो खेल चौगान, और वही खेलते समय घोड़े से गिर जाने का इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में, ठीक है। चलिए आइए अब डिटेल से इसको कवर करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि गुलाम वंश का जो प्रथम शासक है कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। तो जो ऐबक है दोस्तों यह किस जाति का है, यह किस जनजाति का है, तो ये एक तुर्क है और यह कुतुबी तुर्क है। कौन सी जनजाति है, कुतुबी जनजाति का एक तुर्क है, ठीक है। गजनवी जो है दोस्तों, फिर से मैं याद दिला दूँ आपको, यामिनी था, ठीक है ना। और ये क्या है, कुतुबी। बचपन में देखिए क्या होता है कि इसे एक निसापुर जगह होता है दोस्तों, वहाँ का एक काजी रहते हैं, ठीक है। उनका नाम रहता है फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए कुकी, अजीज़ कुकी, ठीक है ना। तो काजी रहते हैं अजीज़ कुकी। उन्होंने सबसे पहले इसे एक दास के रूप में ख़रीदा था, कहाँ से, निसापुर से, ठीक है। दास के रूप में ख़रीद लिया। काजी ने उसकी देखभाल की और उचित ढंग से शिक्षा भी दी। और जब यह पूरी के पूरी शिक्षाओं में पूर्ण हो गया तो बचपन से, क्योंकि एक काजी के पास रहता था, तो जाहिर सी बात है कुरान को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा लगाव होगा इसका। तो ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में क्या होता था, कुरान को गाता था। इसीलिए तो आगे चल के इसका नाम कुरान ख्वाह पड़ा। यहाँ देखिए इसीलिए इसका आगे चल के नाम क्या पड़ा, कुरान ख्वाह। नाम क्या पड़ा, ये उपाधि के तौर पर बुलाया जाता था उसको कुरान ख्वाह के नाम से, और इसी नाम से वो प्रसिद्ध भी हो गया, ठीक है। तो बचपन में ही ऐसा करता था वो,
ठीक है। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया और जहाँ उसे क्या किया, गोरी ने खरीद लिया। तो ये देखिए, क्योंकि गजनी का उस समय राजा कौन था, तो गोरी था। गोरी का मैं नाम बता दूं आपको दोस्तों, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम या मुइजुद्दीन, ठीक है, ये उसका नाम है, ठीक है। तो उसे गोरी ने क्या किया, यहाँ पे खरीद लिया और उसने अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर कम से कम समय में गोरी का विश्वास पात्र भी बन गया और गोरी के इतने करीबी हो गया कि गोरी आखिरी समय लौटते समय उसे पूरे विजित क्षेत्रों का अधिकार स्वरूप उसे सौंप कर चला गया, ठीक है। तो देखिए, गोरी ने उसे अपने टाइम पीरियड में आमीर आखूर पद पर बैठा हुआ था। आमीर आखूर दोस्तों, यह आपको पूरे के पूरे गुलाम वंश में कई बार सुनने को मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों अस्तबल का प्रधान, यानी जो घोड़ों वाला अस्तबल होता है ना, उसका प्रधान, हेड, ठीक है। तो इसको अस्तबल का प्रधान के पद पर बैठाया था गोरी ने, ठीक ना। और ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है ना, केवल संस्थापक माना जाता है। वैसे भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को, ठीक है, क्योंकि गोरी भी मेन था, लेकिन गोरी के मरने के बाद फिर ऐबक को मिल गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ फिर से मैं बता दूं आपको कि जब गोरी की मृत्यु होती है कितने में दोस्तों, 1206 में। बार बार पढ़ने से क्या होता है कि आपको चीज़ें बार बार आपके माइंड में आएंगी, ठीक है। तो 1206 में जब इसकी मृत्यु होती है दैमक में, ठीक है, दैमक नामक स्थान पर, ठीक है। क्यों कि कौन मारा था इसको, तो खोखरो जनजाति के लोगों ने, ठीक है, खोखरो। तो गोरी की मृत्यु के बाद जो लाहौर के विशिष्ट जन थे, ठीक है, और जो अमीर थे, उनके द्वारा आमंत्रित करने पर कौन पहुंचा, ये ऐबक पहुंचता है और वहाँ का सत्ता अपने हाथ में लेता है, ठीक है। यद्यपि उसने कभी अपना राज्याभिषेक तुरंत कराने के लिए नहीं चाहा, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने उसे समझाया और गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात ही उसने क्या किया, राज्याभिषेक करा लिया, ठीक है। तो चलिए, उसका राज्याभिषेक हो ही गया है, तो अब वो राजा बन गया, लेकिन उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। देखिए, गोरी तो सुल्तान की उपाधि धारण किया था, गजनवी भी धारण किया था, लेकिन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। ऐबक ने सिर्फ मलिक का उपाधि लिया या सिपाह सालार की उपाधि ली और इसी से अपने आप को संतुष्ट रखा, ठीक है। इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। देखिए, और फिर क्या होता है, जो गोरी के बड़े भाई थे जिसने स्थापना किया था गौर वंश का, ठीक है, गजनी में, ठीक है, बाद में गद्दी किसको दे दिया था, अपने भाई को दे दिया था। तो ये गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ये आते हैं और इनकी मृत्यु के बाद 1206 में देखिए गोरी की मृत्यु हुई है और 1208 में आकर ऐबक को दास्ता से मुक्ति देते हैं कि ठीक है ऐबक, अब तुम राजा बन गए हो, अब तुम दास नहीं हो, अब तुम गुलाम हमारे नहीं हो, ठीक है। तो इनको दास्ता से मुक्ति मिल जाती है, किसको दोस्तों, ऐबक को 1208 में, ठीक है। उसकी मतलब राजा बनने के जस्ट 2 साल बाद इसको मुक्ति मिल जाती है दास्ता से। और देता कौन है, तो गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ये कौन है, गौरी का भाई है, बड़ा भाई, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत उदार रहता है, इसलिए हातिम ताई लाख बख्श इस तरह का नाम इसे दिया जाता है। बहुत अधिक दान करने वाला आता है, इसलिए लाख बख्श इसका नाम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये उपाधि के तौर पर था। अब देखिए, इसके यहाँ कुछ तत्कालीन विद्वान थे जिसने इसे संरक्षण दिया हुआ था, ठीक है ना, ऐबक ने। उनका नाम था, एक थे हसन निजामी, एक थे फ़क्र ए मुदब्बिर, ठीक है ना। तो हसन निजामी ने किताब भी लिखा है ताजुल मासिर के नाम से और फ़क्र ए मुदब्बिर ने तारीख़ मुबारक शाही के नाम से एक किताब है, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। था साथ में तो मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जीवन काल में किया क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो ये एक महान निर्माता था, ठीक है ना, और कुछ चीज़ें इसने बनवाई हैं जो आज भी पर्यटन में बड़ा ही अच्छा रोल प्ले करता है, जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और मैं बताऊं दोस्तों कि यह तुर्कों द्वारा बनाई गई भारत में पहली मस्जिद थी, क्योंकि इसके पहले तुर्क थे नहीं, ठीक है। तो कुछ अरबी थे, अरबियों का आक्रमण हुआ था, जैसे मोहम्मद बिन कासिम वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ तुर्कों में तो पहले गजनवी ने किया, फिर गौरी ने किया, तो उनको लूटपाट से फुर्सत मिली, तब तो मस्जिद बनवाते। तो फुर्सत इसको मिली और इसने मस्जिद बनवाई, ठीक है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में दोस्तों, और इसने बनवाई। और एक बात और देखें, यहाँ पर 27वां जैनवा विष्णु मंदिर को तोड़वा कर यहाँ पे इसने इस मस्जिद को बनवाया था, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि विष्णु जी और वहाँ जैन वालों का, दोनों लोग का मंदिर था, उसको तोड़वा करके इसको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बनवाया है। किसने बनवाया दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके अलावा इसने कुतुब मीनार भी बनवाया दोस्तों, ठीक है।
कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, और इसका नाम पड़ा है दोस्तों ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से। ये एक सूफ़ी संत रहते हैं दोस्तों। एक बख्तियार काकी और दोस्तों, ठीक है ना, मोहम्मद बख्तियार काकी जिसने नालंदा और विक्रमशिला को जला दिया था, वो नहीं है, ठीक है। ये सूफ़ी संत हैं, ठीक है, और अच्छे आदमी हैं। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम पे कुतुब मीनार का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कुतुब मीनार के बारे में थोड़ी चीज़ें और आप इसी के साथ पढ़ लीजिए, ठीक है, कोरिलेट करके ज़्यादा अच्छा है। पहला मंजिला जो शुरुआत किया था उसने किसने शुरुआत किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना, इसके काल में बना था। लेकिन दूसरा और चौथा मंजिला किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया है, ठीक है ना। और पाँचवा मंजिला लास्ट में, ठीक है ना, पाँचवा मंजिला एक्चुअली चौथा मंजिला टूट फूट जाता है, तो उसको सही करवा के और उस पर पाँचवा मंजिला खड़ा करा देता है फिरोज़ शाह तुगलक ने, ठीक है ना। तो ये तुगलक वंश का राजा है फिरोज़ शाह तुगलक, ठीक है ना। यही फिरोज़ शाह तुगलक जौनपुर नगर की स्थापना करेगा आगे चल के, ठीक है, वो बात की बात है। तो यहाँ आप समझ गए 3 स्टेप में ये चीज़ें हैं। इसके अलावा ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया है, ठीक है। तो अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों, एक मस्जिद है, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा यानी 2 मस्जिद और 1 मीनार, ये इसके काम रहे हैं, ठीक है। और इसने क्या क्या किया देखिए। तो दोस्तों दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद, अब मान लीजिए दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया, मैंने आपको पीछे बताया था कि इसने अपनी राजधानी लाहौर क्यों बनाई। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि गोरी के जो अन्य गुलाम थे वो गोरी के मरने के बाद आज़ाद हो गए, ठीक है। और वो परेशान करने लगे किसको? मोहम्मद गोरी को, ठीक है। क्यों परेशान करने लगे? क्योंकि जब मोहम्मद गोरी मरा तो अपना सारा का सारा विजित क्षेत्र किसको दे दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। तो अब गोरी को क्या पता था कि आएगा फिर लौट के मर जाएगा, ठीक है। तो उसके मरने के बाद उसके गुलाम थे वो आपस में लड़ाई कर लेते हैं कि ठीक है हम भी गोरी के गुलाम रहे हैं तो हमें भी कुछ हिस्सा चाहिए। तो उसमें 2 गुलाम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक ताजुद्दीन एल्दौज, दूसरा नसरुद्दीन कुबाचा। ये 2 गुलाम रहते हैं जो बहुत परेशान करते हैं। तो देखो इन दोनों से हमेशा गोरी को ख़तरा बना रहता है। इसी डर के मारे गोरी बेचारा दिल्ली राजधानी नहीं बनाता है, कहाँ जाके रहता है? अमीरों के बीच में रहता है, ठीक है। जिसने उसे बुलाया था, जिन्होंने उसको बुलाया था, तो ये लाहौर में जाकर ही रहता है, दिल्ली की तरफ झांकता भी नहीं है, ठीक है। जानता है कि दिल्ली की तरफ आएंगे तो सब बहुत मार मारेंगे, ठीक है। इसी डर से वो दिल्ली नहीं आता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एल्दौज के बारे में, ठीक है। एल्दौज आप याद रखो, ताजुद्दीन एल्दौज, पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं आपको। एल्दौज देखिए आप, तो ऐबक को एल्दौज से ख़तरा हमेशा बना रहा, ठीक है। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहता था, उसे दिल्ली कभी आने का अवसर ही नहीं मिला, मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये जो कुबाचा था, और कुबाचा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला नहीं था। तो ऐबक ने एक चाल चली और अपनी एक मुँह बोली बहन थी उसकी, ठीक है ना, उसकी शादी कुबाचा से करा दी और उसे अपने पक्ष में कर लिया। तो एक गुलाम तो उसके कब्जे में आ गया, ठीक है, कब्जे मतलब उसकी तरफ हो गया, ठीक है। तो अब बहन से शादी हो गई और तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एल्दौज परेशान करेगा, ठीक है। एल्दौज मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो अब देखिए आगे कुछ ही समय, अब देखिए उसका टाइम पीरियड भी पूरा हो गया बेचारे कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब इसका टाइम पीरियड चौगान खेलते समय, मैंने बताया कि चौगान पोलो की तरह खेला जाने वाला खेल है जो आधुनिक पोलो की भांति का है। तो खेल रहा था और घोड़े से गिरने का 1210 ईस्वी में इसकी लाहौर में ही मृत्यु हो गई और वहीं पर ही इसे दफनाया गया है, ठीक है। तो इनका चैप्टर क्लोज हो जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आता है वो आराम सा आता है दोस्तों। यह ऐबक का पुत्र है और यह अयोग्य है, ठीक है। तो 1210 में पिताजी की मृत्यु के बाद ये तुरंत गद्दी पर बैठ जाता है। तो नाम ही इसका आराम सा, जीवन भर इसने आराम किया, कुछ इसको आता जाता नहीं है, इसलिए इसको अयोग्य माना गया है, ठीक है। तो ऐबक की मृत्यु के पश्चात जो लाहौर के अमीर थे उन्होंने क्या किया, ऐबक के जगह पे उसके अयोग्य पुत्र को ही शासक बना दिया, आराम शाह को शासक बना दिया। किंतु अयोग्य होने के कारण उसे जल्द ही पद से हटा दिया गया। कुछ काम नहीं करता था इसलिए उसे जल्द ही पद से हटाना पड़ा और 1210 में इसे बैठा गया। 1210 में ही फिर से इल्तुतमिश आ गया। यह ऐबक का दामाद था। देखिए ये आराम शाह लड़का है लेकिन यह दामाद है, ठीक है ना। और यह 1210 से 1236 तक राज करेगा, लंबे समय तक 26 साल तक ये गद्दी पर बैठा रहेगा, बहुत सारे काम करेगा इल्तुतमिश। इसके बारे में देखते हैं। तो जो लाहौर के अमीर रहते हैं वो आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश को शासन बनाना चाहते हैं, लेकिन आराम शाह है कि गद्दी छोड़ने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। तो जब गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो क्या इल्तुतमिश से लड़ाई होगी उसकी? जी हाँ बिल्कुल, इल्तुतमिश से उसकी लड़ाई होती है। इल्तुतमिश इस आराम शाह को क्या करता है, हरा देता है, पराजित कर देता है और फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा जानते हैं। इल्तुतमिश दोस्तों इलबरी तुर्क है,
ठीक है ना। कौन सा तुर्क है दोस्तों? इलबरी तुर्क है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस गुलाम को 1 लाख जीतल में ख़रीदा था। ये भी आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों है, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश को ख़रीदा था किसने? गुलाम। देखिए खुद गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसने का अपना गुलाम ख़रीदा हुआ है, ठीक है ना, 1 लाख जीतल में। तो बड़ा इंटरेस्टेड है। तो एक बार क्वेश्चन आया था दोस्तों, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो गुलामों को गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि ये गुलाम है ऐबक गोरी का और उसका गुलाम इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए, इसने सबसे पहले ग्वालियर की विजय की थी और इसके एवज में उसे ग्वालियर की इक्ता भी प्रदान किया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। बाद में बुलंदशहर की इक्ता प्रदान किया गया और जिस समय सुल्तान बनता है उस समय बदायूं का इक़्तिदार रहता है, ठीक है। तो इक़्तिदार मीन्स होता है दोस्तों कि जैसे गवर्नर टाइप के होते हैं ना, वहाँ के अधिकारी, ऐसे अधिकारी जो वहाँ के लगान वगान वसूलें और ले जाके अपने राजा को सौंपे, तो इक़्तिदार, ठीक है। तो ये जिस समय राजा बना, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, कहाँ का इक़्तिदार था? तो ये बदायूं का इक़्तिदार था, ठीक है दोस्तों। आइए और आगे देखते हैं, थोड़ा स्पीड में कवर करते हैं इसको, टॉपिक बड़ा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब मोहम्मद गोरी जो रहता है दोस्तों, तो गौरी जो मर गया 1206 में, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मोहम्मद गोरी के दासों में एलदौज भी अपने आप को दिल्ली की गद्दी का सबसे बड़ा दावेदार मानता था, लेकिन एलदौज ने उस समय गजनी पर अधिकार कर लिया था। देखिए एलदौज के डर से बेचारा कुतुबुद्दीन ऐबक कभी दिल्ली साइड तो आया नहीं, लेकिन एलदौज कहाँ पहुँच गया? गजनी साइड। उसने दिल्ली पर तो नहीं कब्जा कर पाया, लेकिन कहाँ कब्जा कर लिया दोस्तों? तो गजनी पर कब्जा कर लिया जाके। ध्यान रहे कि वही एलदौज है जिसकी डर से कुतुबुद्दीन ऐबक कभी दिल्ली की तरफ नहीं रहा, यह हमेशा लाहौर रहा, ठीक है ना, ठीक है। एलदौज की लड़ाई गजनी को लेकर के ख्वारिज़्म शाह से भी हुई थी, ठीक है ना। देखिए एलदौज की लड़ाई एक बार किससे हो चुकी थी? गजनी को लेकर के ख्वारिज़्म शाह, एक नया पर्सन है, बहुत ही डेंजरस है, ख्वारिज़्म शाह से हुई, जिसमें एलदौज पराजित हुआ, ठीक है, ख्वारिज़्म शाह से लड़ने के बाद। और ख्वारिज़्म शाह ने वहाँ से उसे खदेड़ दिया और इस तरह से वो भागकर लाहौर आया। अब देखिए यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशूज़ बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पूरे भारत का जो इतिहास है वो घूमने वाला था, ठीक है, अगर एक भी डिसीजन गड़बड़ होता तो। ख्वारिज़्म शाह ये बहुत ही ख़तरनाक शासक रहता है, ठीक है। ये कहीं भी हमला करता है तो समझ लीजिए वहाँ के लोगों की बड़ी दुर्दशा करता है, बहुत क्षति करता है, बहुत मारकाट करता है। तो जब इसकी लड़ाई एलदौज से होती है तो गजनी को तो ये छीन लेता है ख्वारिज़्म शाह और इनको खदेड़ देता है लाहौर की तरफ, ठीक है। ये भाग के लाहौर आते हैं और इधर क्या हो गया, यह इधर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। और गद्दी पर कौन बैठा है? कौन बैठा है दोस्तों? तो इल्तुतमिश बैठा गद्दी पर। तो गद्दी पर जब इल्तुतमिश बैठा है तो इल्तुतमिश के लिए सबसे अच्छा मौका था कि यह बचाए एलदौज को या एलदौज को मार दे। तो देखिए हर राजा अपने गद्दी पर आने वाले संकट से पहले से उबरना चाहता है, क्योंकि एलदौज हमेशा से दिल्ली पर अपने आप को दावेदार मानता था और ये इल्तुतमिश के लिए आगे चल के ख़तरा हो सकता था, ठीक है। इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ दिखाई और इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर तराइन के तृतीय युद्ध में पकड़ लिया एलदौज को, ठीक है ना। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में, तराइन प्रथम का भी 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, तराइन तृतीय 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, ठीक है। और तराइन तृतीय तो इल्तुतमिश और एलदौज के बीच में 1215, ठीक है। तो गद्दी पर बैठे उसे लगभग 5 साल हो चुके हैं दोस्तों, और ये क्या किया उसमें लड़ाई करता है और एलदौज को हरा देता है, ठीक है। इल्तुतमिश के सामने अब अगली समस्या कुबाचा की थी। देखिए कुबाचा कहीं न कहीं जीजा ज़रूर बन गया था ऐबक का, लेकिन वो भी कहीं न कहीं उसके मन में, क्योंकि गुलाम था और गद्दी को लेकर उसके मन में कहीं न कहीं लालच भरा था, ठीक है ना। और इल्तुतमिश नहीं चाहता था कि उसी गद्दी को लेकर कोई दिक्कत हो। तो अब इल्तुतमिश ने, हालांकि कुबाचा ने कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी इल्तुतमिश ने कुबाचा को मार दिया। और कैसे मारता है देखिए, मोहम्मद गौरी का जो दूसरा गुलाम था ये कुबाचा, ठीक है। ध्यान रहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन का विवाह भी कुबाचा से ही हुआ था, ठीक है। और कुबाचा बेचारा अकेले मुल्तान और सिंध प्रांत में रहता था अलग थलग जा करके, लेकिन इल्तुतमिश ने यहाँ अपनी 2 सेनाएं भेज करके इस क्षेत्र पर अधिकार करवा लिया और आगे चल के 1228 में कुबाचा को हरा दिया और मुल्तान और प्रांत को दिल्ली में मिला लिया। और यहाँ फिर क्या होता है दोस्तों कि कुबाचा सिंध नदी में कूदकर खुद ही आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। जीने नहीं दोगे तो मरने दो, ठीक है, मर जाता है। क्या आपको याद है दोस्तों कि इसके पहले किस राजा ने आत्महत्या की थी? तो दोस्तों इसके पहले जयपाल ने आत्महत्या की थी जब मोहम्मद गजनवी से लड़ाई हुई थी,
क्यों आत्महत्या करी थी? क्योंकि जयपाल जो है मोहम्मद गजनवी से हार गया था और उसको बड़ी शर्मिंदगी थी, क्योंकि मोहम्मद गजनवी के पिताजी को इसने हराया था, ठीक है ना, संधि किया था, तो ये गलत था, ठीक है ना, तो इसके वजह से उसने हार जाते हैं जयपाल, ठीक है। आगे चल के इसका लड़का आनंद पाल आता है, उस संयुक्त सेना जुटाकर वो भी हार जाता है, ठीक है। तो बात की बातें आप वीडियो देखिए पिछला, आगे आइए। इसी समय दिल्ली पर एक और खतरा मंडरा रहा था दोस्तों, मंगोल आक्रमण का, ठीक है। ये मंगोल आक्रमण का क्या खतरा था दोस्तों? इस समय दिल्ली पर मंगोल आक्रमण का बहुत खतरा मंडरा रहा था, और मंगोल आक्रमण का जो राजा रहता है वो रहता है चंगेज खां, ठीक है, चंगेज खां। इसी के वंशज में आपको बाबर से मुलाकात होगी, किसने? 1526 में, ठीक है। तो आइए याद रखिए आप पर्सनालिटी के यहाँ पे, तो मंगोल नेता रहता है चंगेज खां ने ख्वारिज़म शाह के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। देखिए, ख्वारिज़म शाह वह व्यक्ति है जिसने एल्दौस को भगाया था और मौका दिया था किसको? इल्तुतमिश को, ठीक है, तभी तराइन तृतीय हुआ और उसको मारा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि चंगेज खां ने ख्वारिज़म शाह के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना, और ख्वारिज़म शाह ने एल्दौस को पराजित कर गजनी पर अधिकार कर लिया था। अतः अपनी जान बचाने के लिए ख्वारिज़म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगवर्नी ये भागकर भारत आता है, लेकिन मंगोलों ने उसका पीछा किया। अब देखिए, ख्वारिज़म शाह तो खुद ही डेंजर था, ठीक है, और उससे भी डेंजर कौन है दोस्तों? तो मंगोल है, ये चंगेज खां, ठीक है। तो भारत का जो इल्तुतमिश है वो किसका साथ दे? भारत के इल्तुतमिश को किसी का साथ नहीं देना चाहिए ऐसे कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि ख्वारिज़म शाह को ऑलरेडी खदेड़ रहा है चंगेज खां, इसका मतलब चंगेज खां कहीं ना कहीं हावी पड़ रहा है, ठीक है, और हावी पड़ने के कारण ये भाग रहे हैं, और इनका पुत्र जो जलालुद्दीन मंगवनी वो भागकर भारत आ गया। तो अब देखिए, यहाँ पे जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण भी मांगी। इल्तुतमिश चाहता तो जलालुद्दीन मंगवनी की सहायता करता, क्योंकि इसी के पिता की वजह से क्या हुआ था, वह एल्दौस को हरा पाया था, नहीं तो कहाँ उसकी एल्दौस से मुलाकात होती, ठीक है। ये खतरा बना रहता है दिल्ली की गद्दी का, लेकिन अगर इल्तुतमिश चाहता तो ऐसा करता, लेकिन उसने यहाँ भी अपनी सूझबूझ दिखाई, ठीक है, और समझदारी से काम लिया इसने, और मंगोलों के भय से जलालुद्दीन मंगवनी की सहायता नहीं किया, ठीक है। और इस तरह से मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण भी नहीं किया और लौट गए, ठीक है। तो इल्तुतमिश की बुद्धिमत्ता थी, ठीक है, अगर वो सहायता करते हैं तो शायद भारत पे तुरंत मंगोलों का कब्जा हो जाता, तो ये गुलाम वंश ख़त्म हो जाते हैं और मंगोल वंश की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था, ठीक है। तो सही बात है, उसके समकालीन ही है, ठीक है। इसी के शासनकाल में मंगोल पहली बार सिंधु नदी के तट पर आए थे, और क्या करने आए थे? जलालुद्दीन मंगवनी को ढूंढने आए थे। जलालुद्दीन मंगवनी कौन था दोस्तों? तो ख्वारिज़म शाह का पुत्र था, ठीक है। फिर क्या होता है? इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करके इसकी राजधानी दिल्ली को बना लेता है, ठीक है ना। अब देखिए, अभी तक लाहौर और वाली कंडीशन थी, वो सब कहाँ शिफ्ट हो जाती है? दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। और जो सुल्तान इल्तुतमिश है वो अपना साम्राज्य विस्तार भी खूब करता है, मुल्तान से लेकर बंगाल तक का, और नीचे अजमेर, कन्नौज, ग्वालियर, ये पूरा का पूरा साम्राज्य इल्तुतमिश का रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं अब और क्या क्या चीज़ें हैं। 1205 और 6 के बीच में इल्तुतमिश जो था दोस्तों, मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक तीनों मिलकर खोखरो जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए अभियान चलाते हैं। कब? जब जिस समय गौरी की मृत्यु होती है उस समय। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने अपने साहस और वीरता का परिचय दिया था, और मोहम्मद गौरी इससे बहुत प्रभावित हुआ था, इसीलिए ऐबक को उसकी दास्ता से मुक्त करने का आदेश दे दिया था, क्योंकि ऐबक का गुलाम था और इसको अच्छा लगा गौरी को इल्तुतमिश की लड़ाइयाँ दे करके। तो उसने ऐबक को कहा कि ऐसा है, तुम इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दो, ठीक है। तो अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए, क्योंकि ऐबक ने तो कभी सुल्तान का पद धारण नहीं किया, लेकिन उसकी जगह पे सुल्तान का पद ये इल्तुतमिश धारण करेगा, ठीक है, क्योंकि यह अब गुलाम नहीं है, पहले से ही आज़ाद है, ठीक है ना। तो उसने गुलामी से ऊपर उठकर सफलतापूर्वक दिल्ली के सल्तनत को पुनः स्थापित किया। इसीलिए कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने दोस्तों सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, ठीक है। शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने चलाए थे, ठीक है। और दो तरह के सिक्के थे दोस्तों, एक चांदी का टंका था, दूसरा तांबे का सिक्का था। तो चांदी के टका को ये 175 ग्रेन का था, और ये तांबे के सिक्का को जीतल बोलते थे, ठीक है। तो देखिए, उसने सिक्कों पर टकसाल पर नाम लिखने की परंपरा भी की शुरुआत की, कि जो टकसाल होता है ना, टकसाल जहाँ सिक्का छपता है बनता है,
तो उस पर नाम लिखने की परंपरा भी किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। और अपने नाम के भी सिक्के चलवाए। तो सबसे पहले अपने नाम के सिक्के कौन चलवाए? इल्तुतमिश ने चलवाए। टकसाल पे नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने की। इसके अलावा सुल्तान की उपाधि तो अब धारण कर ही लेगा, ठीक है, लेकिन यह किससे मिला था सुल्तान की उपाधि उसे? तो बगदाद के खलीफा रहते हैं अल मुस्तसीर बिल्लाह, ठीक है ना, ये उनसे इसको सुल्तान की उपाधि मिलती है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बगदाद के खलीफाओं द्वारा भारत में किसी को उपाधि मिली हो, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इल्तुतमिश को मिला था, ठीक है। आगे ये थोड़ा सा कवर करते हैं और तेज़ी से। देखिए, इल्तुतमिश ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40 सरदारों का एक गठन किया, ठीक है ना, जिसको गुलाम चालीसा कहा जाता है, ठीक है ना, गुलाम चालीसा अथवा तुर्कान चिहलगानी, ठीक है ना, गुलाम चालीसा या तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। तो अब समझ गए आप क्या आता है? ये किस लिए बना था? प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके, आराम से चलाया जा सके, कोई दिक्कत परेशानी न हो, इसलिए बनाया गया था। देखिए, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये 1210 से लेकर 1236 तक थे। तो एक बार देख लेते हैं इनका डिटेल में कि इन्होंने किया क्या क्या कर। तो देखिए, क्योंकि पहला हमने बताया था कि ऐबक के दामाद थे, दूसरा ये शमसी वंश के थे और इलबरी जनजाति के तुर्क थे, ठीक है। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी इनको कहा जाता है। इन्होंने राजधानी दिल्ली बनाया। हालांकि दिल्ली की जो स्थापना किए थे वो अनंतपाल तोमर ने किया था, ठीक है ना, लेकिन संस्थापक कौन है? ये है। गुलाम चालीसा का गठन किया, किसके लिए? प्रशासन को चलाने के लिए। तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा इन्होंने एल्दौस के साथ 1215 में, ख्वारिज़म शाह के डर से जो भाग कर आया था। और शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाए, उसमें चांदी का टका और तांबे का जीतल भी चलाया, ठीक है। और बगदाद के खलीफाओं द्वारा प्रथम बार ऐसा हुआ कि सुल्तान का पद मिला भारत में किसी को 1229 में, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट आपको याद करने लायक थे, ठीक है। अच्छा, देखिए, निर्माण कार्य में क्या क्या होता है। तो इल्तुतमिश के निर्माण कार्य में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले कुछ टाइम पहले ही बताया था। गुलाम वंश जब शुरुआत हुई थी ऐबक वाले टाइम पे, तो कुतुब मीनार के निर्माण को इसने पूरा करवाया। दूसरे से लेकर चौथे तल तक इसने निर्माण करवाया है। इसके अलावा इसका जो पुत्र रहता है दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद, 1229 में ये इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका मकबरा बनता है। इसके मकबरा का नाम दोस्तों सुल्तान गढ़ी का मकबरा है। बहुत अच्छा मकबरा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यह भारत में तुर्कों द्वारा बनाई गई प्रथम मकबरा था। देखिए, प्रथम मस्जिद कौन सा था? तो उसको बनाया था किसने? ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना, प्रथम मस्जिद। और ये क्या है? प्रथम मकबरा। तो सुल्तान गढ़ी का मकबरा यह तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम मकबरा है, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली में बना था। और नागौर, दोस्तों ये नागौर राजस्थान में पड़ता है और यहाँ पर इसने आसार किन का दरवाज़ा बनाया, ठीक है ना। आसार किन के दरवाज़ा से ही प्रेरित होकर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। तो आपसे पूछ सकता है कि बुलंद दरवाज़ा किससे प्रेरित है? तो आप क्या बताएंगे? आसार किन के दरवाजे से प्रेरित है, ठीक है। हालांकि बुलंद दरवाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है, ठीक है, लेकिन यह किससे प्रेरित किससे है? तो आसार किन का दरवाज़ा। बदायूं, यूपी में दोस्तों इसने हौज शमसी बनाया। बदायूं से याद आया दोस्तों आप लोगों को कि जिस समय सुल्तान बनता है उस समय कहाँ का इक़्तिदार आता है? ये बदायूं का इक़्तिदार था, ठीक है। तो हौज शमसी या शमसी ईदगाह वहाँ पे स्थापना किया। और दिल्ली में ही इल्तुतमिश का मकबरा भी बना हुआ है। देखिए, जो ऐबक था उसका वो तो लाहौर में मरा था चौगान खेलते समय, ठीक है ना, तो वो उसका मकबरा लाहौर में है। और इल्तुतमिश क्योंकि दिल्ली में शिफ्ट हो गया था रहने के लिए, तो इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे? दिल्ली में है। और यह स्क्रिच शैली, एक शैली होती है दोस्तों स्क्रिच शैली, और स्क्रिच शैली में बना भारत का पहला मकबरा था। तो देखिए, दो चीज़ भारत में पहला है। एक तो मकबरा के मामले में तो दोनों हैं, ठीक है। एक तो बनाया गया पहला मकबरा अपने लड़के का बनवाया था 1229 में, और दूसरा क्या? स्क्रिच शैली में अपना इसका खुद का मकबरा जो है, ठीक है ना, ये चीज़ें। अंततः 1236 में बामियान पर आक्रमण करने जाते समय रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और 30 अप्रैल 1236 को उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से इनका भी चैप्टर क्लोज हो जाता है, ठीक है। आगे क्या होता है दोस्तों? सन 1236 में इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के पूरी अपनी योग्य पुत्री रजिया को अपनी उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर देते हैं कि उनकी पुत्री जो रजिया सुल्तान है वो क्या होगी? गद्दी पर बैठेगी। क्योंकि उसका ज्येष्ठ पुत्र जो नफरुद्दीन मोहम्मद है उसकी मृत्यु हो चुकी थी 1229 में, तभी तो सुल्तान गढ़ी का मकबरा बना था। एक और पुत्र था वो अयोग्य था, ठीक है, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। देखिए आगे क्या होता है, तो
इसकी याद में तो फिलहाल सुल्तानगढ़ी का मकबरा बना था, ठीक है, 1229 में, जो कि भारत का पहला मकबरा था। परंतु समस्या खड़ी हुई कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका एक दूसरा पुत्र था दोस्तों, रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है ना। ये एक अयोग्य शासक रहता है और यह ज़बरदस्ती गद्दी पर बैठ जाता है। उसके गद्दी पर बैठते ही चारों तरफ विद्रोह होने लगता है, क्योंकि इल्तुतमिश चाहता था कि रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे, और यह गलत भी था। और अंततः वह ज़बरदस्ती विद्रोहों को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर जाता है, और इसी परिस्थिति का रजिया ने लाभ उठा लिया। रजिया ने क्या किया, लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने आई, ठीक है, और जनता के सामने आकर अपने वास्तविक उत्तराधिकारी होने की बात कही, और जनता व अमीरों ने इसके समर्थन भी किया, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज क्या है, वह अयोग्य शासक, वह योग्य नहीं है। और इल्तुतमिश भी चाहता था कि रजिया सुल्तान ही गद्दी पर बैठे, ठीक है। तो इधर क्या होता है कि जब वापस रुकनुद्दीन फिरोज वापस आता है तो रजिया सुल्तान उसे बंदी गृह में डाल देती है कि बेटा तुम वहाँ पड़े रहो, अब गद्दी पर कौन बैठने जा रहा है, तो रजिया सुल्तान बैठने जा रही है। तो रजिया सुल्तान दोस्तों बैठती है 1236 से 1240 तक। एक बार रिवीजन आपको करा दे रहा हूँ। 1206 से में मृत्यु हुई थी गौरी की, 1206 से 1210 आपका कौन हो गया, ऐबक हो गया। 10 में ऐबक का लड़का आराम शाह राजा बनता है, लेकिन उसको हटा के 10 में ही इल्तुतमिश राजा बन जाता है। तो 10 से 36, ठीक है, ये आते हैं, और 36 से 40 तक ये रहते हैं। तो 4 साल तक ये शासन करेगी, ठीक है। ठीक जितना ऐबक किया था उसी तरह से एक स्त्री का सल्तनत के सिंहासन पर बैठना विभिन्न प्रांतों के सूबेदारों को नागवार गुजरा। जो कुछ और लोग थे, देखिए अमीरों और जनताओं का तो समर्थन प्राप्त था इसे, लेकिन जो विभिन्न प्रांत थे अगल बगल के, उनको ये चीज़ गलत लगी कि यार हमारे ऊपर अब कोई स्त्री आके शासन करेगी, मुस्लिम स्त्री, ये गलत है, ठीक है ना। तो इन विरोधियों में इल्तुतमिश का एक वजीर था दोस्तों, जिसका नाम था निजामुद्दीन जुनैदी, ठीक है ना, ये भी शामिल था। ये दिल्ली में विद्रोहियों ने जब विद्रोह किया तो रजिया ने विद्रोह को तो वहीं दबा दिया, दिल्ली वाले विद्रोह को, लेकिन धीरे धीरे यह विद्रोह फैलता गया। तो रजिया ने फिर क्या किया कि अब पर्दा प्रथा त्याग करके पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया और आके गद्दी पर बैठने लगी। यह बात भी व्यक्तिगत दृष्टि से बहुत सारे लोगों को बुरी लगी, क्योंकि इस्लाम में ये परंपराओं का उल्लंघन माना जा रहा था कि इस्लाम में क्या है, परंपराओं का उल्लंघन हो रहा है कि कोई महिला जो है पर्दा त्याग कर पुरुषों की तरह वेश धारण करके आए, ये गलत है, ठीक है। तो इन सब का दरबार में शक्तिशाली तुर्कों ने खुलकर विरोध किया। हालांकि एक लोगों ने नहीं किया, जिसका नाम था बठिंडा के गवर्नर था, यह सूबेदार था, जिसका नाम था अल्तुनिया। ये एक तुर्क नेता था और शक्तिशाली तुर्क नेता था, बाकी तुर्क नेता इसके अपोजिट थे। अतः रजिया ने अल्तुनिया से निकाह कर लिया ताकि उसकी स्थिति मजबूत हो जाए, ठीक है। अल्तुनिया से निकाह करने का सिर्फ एक ही रीज़न था दोस्तों, क्योंकि जो तुर्क थे वो चाह रहे थे कि ये गलत है, वो मान रहे थे कि नहीं ठीक है यहाँ पे रजिया सुल्तान की गलती है, तो तुर्क उसके पक्ष में रहे। इसके लिए रजिया सुल्तान ने क्या किया, अल्तुनिया से शादी कर लिया ताकि उसकी स्थिति मजबूत हो जाए। तो हालांकि वह इस चक्कर में थी, लेकिन वह क्या रही, फिर असफल रही। कुछ समय पश्चात अल्तुनिया और रजिया की मित्रता हो तो गई, लेकिन दोनों ने अपनी सेना लेकर जब बहराम शाह को पराजित करना चाहा। बहराम शाह देखिए एक नया कैरेक्टर यहाँ पे आता है। बहराम शाह हमेशा इन लोगों के बीच में लड़ाई कराना चाहता था ताकि इन लोगों को सीट से हटाया जा सके, ठीक है ना। और सभी तुर्कों ने मिलकर लास्ट में रजिया और अल्तुनिया दोनों की कैथल नामक जगह पर हत्या कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका चैप्टर क्लोज हो जाता है रजिया सुल्तान का, ठीक है, 4 साल में ही। और क्योंकि बहराम शाह यहाँ अच्छा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, नौकरों की तरह चाटुकारिता कर रहा है, किसका, तुर्कों का, तो अब इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये देखिए बहराम शाह आता है, मुइजुद्दीन बहराम शाह। अब ऐसे याद करेंगे हम, ठीक है। रजिया सुल्तान के बाद 2-4 साल शासन अस्त व्यस्त रहा, 2 साल और 4 साल, तो पहले 2 साल 40 से 42, ठीक है। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह, तो ये बहराम शाह क्योंकि अभी तुर्कों को मस्का मारा है, ठीक है, और इसी के चलते मारे गए अल्तुनिया और वो रजिया, ठीक है। तो देखिए फिर क्या होता है कि रजिया के बाद अगला शासक यही है, ये एक तुर्क नेता है, ठीक है। इसका सुल्तान के लिए चुनाव इस शर्त पर किया गया था कि वह ऐतगीन, देखिए ऐतगीन भी एक तुर्क नेता है, ठीक है, जो वहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा था और किसमें, उसको मरवाने में, ठीक है। इन दोनों का मेन रोल था, ये दोनों मिली भगत में कि ठीक है तुमको हम क्या बना देंगे, सुल्तान बना देंगे, तुम राजा बन जाना। और ऐतगीन ने कहा कि मुझे एक पद चाहिए जिसका नाम है नायब ये मामलिकात। ये क्या है दोस्तों, तो ये नायब मामलिकात ऐसा पद था कि ये पद जिसके हाथ में रहेगा वही सारी शक्तियाँ इसी में रहेगी, ठीक है। वो बाकी जो सामने वाला आदमी रहेगा वो नाम का सुल्तान रहेगा। तो ऐतगीन ने
चाल चला और मुहिउद्दीन बहराम शाह को राजा तो बना दिया, लेकिन सारी की सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली। ठीक है, ऐतगी इस पद पर आते ही समस्त सत्ता को अनौपचारिक रूप से अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, और यह बात बार बार किसको नागवार गुजर रही थी? बहराम शाह को। इसी से तंग आकर बहराम शाह ने क्या किया? उसका वध करा दिया। ठीक है, किसका? ऐतगीन का। और इसका वध कराने के बाद से ही लोग बहराम शाह से क्या करने लगे? ईर्ष्या करने लगे। बहराम शाह तूने ये क्या कर दिया? तूने मतलब अपने ही दोस्त को मरवा दिया। ठीक है, ऐतगीन को मरवा दिया। ऐतगीन ने तुम्हें बनवाया था सुल्तान, तुमने उससे मरवा दिया। और यह ईर्ष्या देखते ही क्या कि एक विद्रोह का रूप धारण कर ली, और विद्रोह इतना बढ़ गया कि बहराम शाह की भी कत्ल हो गया। तो जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो जाहिर सी बात है वो भी गड्ढे में गिरेगा। तो बहराम शाह की इस तरह चैप्टर क्लोज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। आगे फिर अब क्योंकि अब कहानी ख़त्म हो गई, ऐतगीन भी चला गया, बहराम शाह भी मर गया, तो अब कोई नया कैरेक्टर नहीं है। तो 4 साल के लिए एक लोग और आते हैं, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, बड़ा ही सिंपल आदमी थे, बहराम शाह का उत्तराधिकारी कहा जाता था इन्हें। ठीक है ना, तो अलाउद्दीन मसूद शाह का तो इसका पतन भी उसी की तरह हो गया। ठीक है, इसी के समय में बलबन एक व्यक्ति रहता है, बलबन आमिर हाजिब के पद पर नियुक्त होता है। धीरे धीरे अधिकार उसके हाथों में आ जाता है बलबन के। देखिए बहराम शाह मरा, बहराम शाह के बाद मसूद शाह, देखिए शाह, ठीक है ना, तो बाप बेटा दोनों शाह, बहराम शाह और मसूद शाह। तो मसूद शाह भी मर गया। ठीक है, ज़्यादा समय तक नहीं रहा। ठीक है, 4 साल तक रहा, जैसे तैसे चलता रहा। हालांकि ये शासन को उस समय नहीं चला रहा था, शासन को अपने हाथों में कौन लेके चला रहा था? तो बलबन लेके चला रहा था। ठीक है ना, हालांकि बलबन बड़ा वेट करता है गद्दी पर बैठने के लिए। देखिए बलबन यहाँ से 1242 से 46 तक शासन उसके हाथ में ज़रूर है, लेकिन वह राजा बनने के अभी वो नहीं है। ठीक है, तत्पर नहीं है। इसी के बीच में नफरुद्दीन महमूद राजा बन जाता है 1246 से लेकर 65 तक के लिए, बहुत लंबे समय तक के लिए। ठीक है ना, बलबन ने साम्राज्य के अधिकतर अधिकार अपने हाथों में तो ले लिया था, किंतु विद्रोह न हो और विद्रोह के कारण उसकी हत्या न हो, विद्रोह से बचने के कारण उसने उत्तराधिकारी बनना चाह। ठीक है ना, मतलब इसे बहराम शाह का उत्तराधिकारी मसूद शाह, और ठीक है उसका उत्तराधिकारी नसरुद्दीन महमूद। ठीक है ना, और इसको भी सशर्त सुल्तान बना दिया। ठीक है कि ठीक है अब आप ही सुल्तान रहो। और सुल्तानों ने आमीरों से एक समझौता किया और समर्पण कर दिया। ठीक है, किस बात को लेकर के? ठीक है, अब तुर्कों के बीच में और सुल्तान के बीच में कोई गलतफहमी ना रह जाए, इसके लिए क्या किया? समर्पण हो गया। ठीक है, लगभग 20 साल तक सत्ता में ये बना रहता है नसरुद्दीन, क्योंकि कोरिलेट करके चल रहा था, ढंग से चल रहा था। बलबन भी अपनी पुत्री का विवाह इस सुल्तान से कर देता है। बलबन को लगता है कि यार राजा उजा बनने की देखो उम्र जा रही है। ठीक है, शायद पता नहीं किस्मत में है कि नहीं राजा बनना, सुल्तान कभी बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा। तो बलबन भी क्या करता है? अपनी पुत्री की विवाह इसी सुल्तान से करा देता है, नफरुद्दीन महमूद से। तो अब तो ससुर हो गया। ठीक है ना, तो सुल्तान ने बलबन को खुश होकर उलुग खां की उपाधि दे दी। बहुत लोगों को उलुग खां की उपाधि मिलेगी। तो सुल्तान ने क्या किया? बलबन को उलुग खां की उपाधि दे दी, मतलब दामाद ने अपने ससुर को उलुग खां की बात दे दी। ठीक है, इसी के शासनकाल में बलबन एक शक्ति के रूप में उभरा। जब उलुग खां की उपाधि मिल गई तो फिर और इसके अंदर थोड़ा सा लालच आना शुरू हो गया। ठीक है, और जैसे इसकी मृत्यु होती है 1265 में, इसके पश्चात फिर बलबन गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, अब क्योंकि अब तुर्कों से भी अच्छा खासा संबंध इसका हो गया है। ठीक है, बलबन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बलबन 1265 से लेकर 1287 तक गद्दी पर बैठा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा बस और है। सुल्तान बलबन का जो पूरा नाम है दोस्तों गयासुद्दीन बलबन है। ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम जो था, वास्तविक नाम था, वो बहाउद्दीन था। तो इल्तुतमिश की भांति बलबन भी एक इल्बरी तुर्क था। ठीक है, इसने एक नवीन राजवंश बलबनी वंश की भी नींव डाली। ठीक है, बाकी सब तो नहीं डाल पाए। ठीक है, बाकी सबको समय नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि देखिए इल्तुतमिश के बाद रजिया आई, तो रजिया उसी खानदान की थी। अल्तुनिया से फिर शादी किया, फिर इतना मैटर हुआ, फिर आखिर डेथ ही हो जाती है। फिर बाकी 2-4 साल तक शासन व्यस्त ही रहता है। उसके बाद ये बलबन जो है अपनी पुत्री की शादी करा ही देता है मसूद शाह से, तो फिर कहानी वहाँ रुक जाती है। ठीक है ना, तो अब देखिए फिर क्या होता है। तो बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था। ये देखिए मंगोलों द्वारा, मंगोल नेता चंगेज खां किसके समकालीन है दोस्तों? तो इल्तुतमिश के। ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्या कोरिलेट करके चलिएगा, दिमाग में आपके बना रहे। तो मंगोल द्वारा पकड़ लिया गया था, जिसे उसने गजनी के बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। ठीक है, कुछ समय बाद वो दिल्ली लाया गया वहाँ से, और वहाँ उससे फिर ग्वालियर विजय के पश्चात लौटते समय खरीद लिया गया था। ठीक है, इस प्रकार बलबन भी इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है,
इल्तुतमिश ने खरीदा था। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। इल्तुतमिश देखिए 1236 में के आसपास का पीरियड में है और ये बलबन देखिए 1287 के आसपास, मतलब बुढ़ा हो गया था गद्दी पर बैठते समय। ठीक है, रजिया के काल में यह आमिर शिकार के पद पर पहुंच गया था। बहराम शाह जब सुल्तान बना तो यह आमिर आखूर के पद पर पहुंच गया था, अस्तबल का प्रधान। ठीक है, और रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में भी बलबन ने तुर्कों का साथ दिया था। देखिए अल्तुनिया वाले मामले में भी इसने अपना हाथ लगाया था। ठीक है, और फिर देखिए अभी आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा बलबन इतना ग्रेट था ना कि दिमाग लगाते सबको समाप्त करते करते कैसे गद्दी पर पहुंचते। देखिए यहाँ क्या है कि सबसे पहले वो इल्तुतमिश के पास है, फिर रजिया के पास पहुंच गया। रजिया के साथ जब लगा कि उसको कि नहीं ठीक है अभी इनका पत्ता गोल होने वाला रजिया का, ठीक है, तो उसके विरुद्ध षड्यंत्र में भी भाग ले लिया। ठीक है ना, तुर्कों का साथ दे दिया। फिर जब अगला नेता बनता है मसूद शाह, ठीक है, तो उसके समय में आमिर हाजिब के पद पर पहुंच जाता है और 1949 में बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नफरुद्दीन मोहम्मद से तो कराई करके और उल उक्खा की उपाधि ले लेता है और फिर वो पहुंच जाता है नायब मामलिकार के पद पर। तो देखिए कैसे सीरियल से वो बढ़ता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से फिर वह धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, सुल्तान के पद पर पहुंच जाता है। तो जब बलबन के विषय में जो कुछ कहा गया और भी कई चीज़ें थी जिसने इसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। ठीक है, रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। तो ये क्या था दोस्तों, तो आगे आके बताऊंगा आपको। बलबन ने एक राजत्व का सिद्धांत भी दिया था। इसकी दो विशेषताएं थी। जैसे बलबन का मानना था कि सुल्तान का जो पद है ईश्वर से के द्वारा प्राप्त होता है, तो उसको लगभग करेगा इतना दूर से सफ़र करके आ रहा है तो उसको लगता था कि ईश्वर के द्वारा प्राप्त पद है और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए राजत्व या सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को घोषित कर दिया था या प्रतिबिंब में बता रहा था कि मैं जिले अल्लाह हूँ। ठीक है ना, वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब बताता था। ठीक है, तो बलबन, ठीक है, जाने वाला होगा, समय आ गया होगा, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर दिया कि यह क्या है, देवताओं का पद है। ठीक है, दैवी घोषित कर दिया और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। और इसने एक नया व्यवस्था चलाया, सिजदा और पावोस। सिजदा में सोचता है दोस्तों सिर झुका कर बैठना, मतलब आप सुल्तान के सामने सिर उठाकर नहीं बैठ सकते हो, सिर झुका कर बैठना। अब पावोस माने जब उसके पास आप आएंगे तो पाँव को चूमेंगे, अपने हाथों में लेकर उसके पाँव को चूमेंगे, तो ये पावोस प्रथा थी। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा आप याद करिए तुर्कान चिलगानी किसने शुरू किया था दोस्तों, तो वो शुरू किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, प्रशासन को देख रेख के लिए। और इसने क्या किया, गुलाम चालीसा दल के गठन को ही समाप्त कर दिया। ठीक है, बोला ये गुलाम चालीसा से कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये सब नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसको समाप्त कर दिया, ख़त्म होने वाला आखिरी पेज है। फिर क्या होता है दोस्तों, देखिए बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ दुर्ग का भी निर्माण कराया। ठीक है ना, जो उत्तर पश्चिम की सीमा थी वहाँ पे दुर्ग का निर्माण कराता है। ठीक है, क्योंकि बार बार लगता था कि नहीं मंगोल आक्रमण कर ही देंगे। ठीक है, तो इसलिए निर्माण कराया। इसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष एक फारसी त्यौहार भी मनाता था जिसका नाम था नौरोज। ठीक है ना, ये फारसी त्यौहार था, ध्यान दीजिएगा आपसे। ठीक है ना, तो ये बड़ी शान शौकत के साथ ही इसके राज्य में मनाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा अपने साम्राज्य में सभी प्रकार की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह एक गुप्तचर विभाग भी बनाया था जिसका नाम था दोस्तों बारिद मुमालिक। ठीक है ना, और बलबन के दो पुत्र थे दोस्तों, तो मोहम्मद खां और बुगरा खां। तो आगे जब बलबन हटता है तो फिर गद्दी पर कौन बैठेगा, बुगरा खां। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, देखिए गद्दी पर बैठने लायक नहीं हुए हैं लोग। तो मोहम्मद खां के बारे में थोड़ी सी जान दें कि जब दुर्ग बनवाया उसने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए 1286 के आसपास। ठीक है, तो मंगोल आक्रमण से जूझते हुए वहाँ पे बराबर युद्ध होता था, तो मोहम्मद खां वहाँ पे मारा गया। ठीक है, इसके कारण मुल्तान, सिंध, लाहौर ये जो राज्य थे वो सब इसके अंडर में थे। ठीक है, इसी के आश्रय में आमिर खुसरो भी रहता था, मोहम्मद खां के। ठीक है, बलबन के नहीं दोस्तों, तो मोहम्मद खां के आश्रय में आमिर खुसरो को कहा जाता है दोस्तों। ये 7 सुल्तानों का काल देखा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखिएगा आप ध्यान से। तो आमिर खुसरो, आमिर हसन ये सब इसी के काल में थे। बाद में जब मोहम्मद खां मर जाता है तो अब क्या करें, तब वो बलबन के पास चले गए। पुत्र के विक्षोभ में यह 1287 में भी मर जाता है। ठीक है, और इस तरह से गयासुद्दीन बलबन का जो चैप्टर होता है वो क्लोज हो जाता है। इसके बारे में थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। और देखिए 1265 से 1287 में तक इसका टाइम पीरियड रहता है। इसका मूल नाम बहाउद्दीन है और यह भी ये इल्तुतमिश की तरह एक इलबरी तुर्क है।